होटल का मालिक नए नए आए मैनेजर से कहता है, देखो तुम यहाँ नए हो, तुम्हें मैंने सारा काम तो समझा दिया है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जिसे तुम हमेशा याद रखना। दरअसल इस होटल में कुल 500 कमरे हैं और सारे ही कमरे हम रेंट पर देते हैं, लेकिन एक ऐसा कमरा है जो पिछले 7 सालों से हमने किसी को भी किराए पर नहीं दिया है। यहाँ तक कि उसके आसपास के कमरों को भी हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है। वो कमरा है 5वीं मंजिल पर, रूम नंबर 505। देखो उस कमरे में बाहर वाले लोग तो क्या, इस होटल का कोई स्टाफ भी नहीं जाता। इसीलिए तुम भी अब से इस बात का ख्याल रखना कि रूम नंबर 505 में ना ही तुम खुद जाना और ना ही किसी को भी उस रूम की चाबी देना। यहाँ तक कि तुम 5वीं मंजिल पर ही मत जाना। ये सब सुनकर होटल के उस नए मैनेजर को बहुत अजीब सा लगा कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं और ऐसा क्या है उस रूम में जो ये किसी को भी वहाँ जाने से मना कर रहे हैं। कहीं इस होटल में ड्रग सप्लाई करने का काम तो नहीं किया जाता और इसीलिए ये मुझे 5वीं मंजिल पर जाने से ही मना कर रहे हैं। हो ना हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है और इसीलिए ये नहीं चाहते कि कोई भी उस फ्लोर पर जाए। आखिर उस मैनेजर ने होटल के मालिक से पूछ ही लिया, कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे इस होटल में? बताइए आप क्यों मना कर रहे हैं मुझे वहाँ जाने से? तभी होटल का मालिक कहने लगा, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी ये होटल इतने सालों से यहाँ है और मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है। अपनी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर मैंने ये होटल खड़ा किया है। तो मेरे बारे में बिना कुछ जाने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अरे मैं तो लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर उस रूम में या उसके आसपास कोई भी गया तो एक के बाद एक मौतें होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ तक कि मेरा ये प्यारा होटल ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैनेजर ने कहा, सिर्फ रूम में जाने से किसी की जान कैसे जा सकती है? आखिर ऐसा क्या है उस रूम नंबर 505 में? होटल का मालिक मैनेजर को उस रूम की सच्चाई बताने ही जा रहा था कि तभी एक लड़की वहाँ आ गई और होटल के मालिक से कहने लगी, आपके होटल की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इस होटल में पहली बार आई हूँ पर मुझे आपका ये होटल काफी ज्यादा अच्छा लगा। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, वाकई आपने अपने होटल पर काफी अच्छा काम किया है। तभी वो होटल का मैनेजर एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहने लगा, मैम मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरा होटल पसंद आया। कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन ही तो हमारे लिए सबसे जरूरी है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप अपने कमरे से ही बस एक कॉल कर दीजिएगा। हमारा मैनेजर और स्टाफ सब आपकी सेवा में हाजिर है मैम। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगी, जी जरूर, अब मैं अपने रूम में जाती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। होटल का वो नया मैनेजर जो अभी अभी आया था और आज उसका काम पर पहला दिन था। पहले ही दिन होटल के मालिक से होटल के बारे में अजीब सी बात सुनकर वो अभी भी उलझा हुआ सा बस विचारों में खोया हुआ खड़ा था। उस लड़की के जाते ही उसने दोबारा होटल के मालिक से पूछा, सर आप उस रूम के पीछे की कहानी बता रहे थे ना, बताइए ना, आखिर वहाँ क्यों नहीं जाते और 7 सालों से वो कमरा खाली क्यों है? होटल का मालिक कुछ कहता उससे पहले ही उसके फोन की घंटी बजने लगती है। फोन उठाकर होटल का मालिक जल्दबाजी में कहता है, अरे बस मैं निकल ही गया, रास्ते में ही हूँ, बस 5-10 मिनट में पहुँच जाऊंगा। और इतना कहकर वो फोन रख देता है और मैनेजर से कहता है, देखो मैं तुम्हें सारी बात वापस आके बताता हूँ। अभी के लिए तुम बस इतना याद रखो कि रूम नंबर 505 में ना ही तुम जाओगे और ना ही तुम वो कमरा किसी और को दोगे। और इतना कहकर होटल का मालिक हड़बड़ाहट में वहाँ से चला जाता है। मैनेजर अपनी जगह बैठे अपना काम कर ही रहा था कि तभी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन वहाँ आया और उसने मैनेजर से खाली कमरा मांगा। उस वक्त रात के 9 बजे थे। मैनेजर ने उससे कहा, सर हमारे यहाँ तो सारे कमरे बुक हो चुके हैं, माफ कीजिएगा पर कोई भी रूम खाली नहीं है। ये सुनकर वो आदमी झल्लाया और कहने लगा, अगर रूम खाली नहीं है तो किसी को रूम से बाहर निकालो और रूम खाली करवाओ, मुझे अभी के अभी कमरा चाहिए बस। मैनेजर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। तभी अचानक उस आदमी ने देखा कि सामने दीवार पर एक चाबी लटक रही है
और उस पर लिखा था रूम नंबर 505। वो आदमी सीधा गया और उसने मैनेजर को धक्का देकर जबरदस्ती वो चाबी वहां से ले ली और मैनेजर को खरी खोटी सुनाते हुए वहां से चला गया। वो आदमी अपनी जिद में, अपनी अकड़ में वहां से चाबी लेकर उस रूम में तो चला गया, पर वो ये नहीं जानता था कि वो खुद चलकर मौत के मुंह में जा रहा है। यहाँ वो मैनेजर अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये कमरा नंबर 505 की चाबी यहाँ आई कैसे। उसने उस आदमी को रोकने की लाख कोशिशें की थी, पर वो आदमी नहीं माना। कुछ ही देर बाद होटल का मालिक वहाँ पहुँच गया। मैनेजर को इस तरह मायूस देखकर उसने उसका कारण जानना चाहा। वो कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है और तुम इस तरह उदास बैठी हो। मैनेजर ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरा यकीन मानिए मेरी कोई गलती नहीं है। होटल का मालिक कहने लगा, क्या हुआ? साफ साफ शब्दों में कहो ना। मैनेजर ने कहा, सर एक आदमी आया था और जबरदस्ती कमरा नंबर 505 में चला गया। होटल का मालिक ये सुनकर बौखला उठा। उसने तुरंत पूछा, लेकिन उसे चाबी किसने दी? मैनेजर बोला, सर मैंने उसे चाबी नहीं दी, चाबी यहाँ दीवार पर ही टंगी थी। होटल का मालिक घबराहट में पूछने लगा, तो अभी वो आदमी कहाँ है? मैनेजर ने कहा, सर वो रूम नंबर 505 में ही है। इतना सुनते ही होटल के मालिक ने घड़ी में समय देखा। 10:05 हो रहे थे। वो घबरा गया, हे भगवान अब क्या होगा? और वो वहां से भागकर सीधा उस कमरे की तरफ गया। उसके पीछे पीछे मैनेजर भी उस कमरे तक पहुंचा। उन दोनों ने मिलकर काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और ना ही अंदर से कोई आवाज आ रही थी। अब होटल का मालिक बहुत ज्यादा घबरा गया। वो कहने लगा, जल्दी करो, हमें ये दरवाजा तोड़ना होगा। इससे पहले कि वो दरवाजा तोड़ते, वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। ये देखकर मैनेजर को कुछ समझ नहीं आया। दोनों भागकर कमरे के अंदर गए और सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने वही आदमी पंखे से लटक रहा था। उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी, उसकी गर्दन टूट चुकी थी। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंची। मामला साफ तौर पर आत्महत्या का ही नजर आ रहा था और उसकी लाश को वहां से ले जाया गया। उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। होटल में काफी अजीब माहौल बन चुका था। जितने भी लोग वहां स्टे कर रहे थे, सभी के लिए ये एक अजीब चीज थी। अगले ही दिन आधे से ज्यादा लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया था, क्योंकि एक ऐसी जगह रुकना जहां अभी अभी किसी ने सुसाइड किया हो, ये कोई नहीं चाहता था। और पुलिस ने भी इसे आत्महत्या करार देकर उन्हें वहां से जाने की परमिशन भी दे दी थी। यहाँ दोपहर होने तक होटल में काफी कम लोग बचे थे। होटल का मालिक जो दुखी होकर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, मैनेजर वहां आकर उसे कहने लगा, सर क्या ये सच में एक आत्महत्या ही थी? उस आदमी को देखकर मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि वो कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा लेगा। और फिर आप भी तो उस कमरे का राज मुझे बताने वाले थे। आखिर बात क्या है सर? होटल का मालिक उदास मन से मैनेजर को सारी कहानी बताने लगा और उस कमरा नंबर 505 का राज बताते हुए वो बोला, आज से 8 साल पहले की बात है। हमारे होटल में आए दिन बिजनेस मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के लिए बड़े बड़े लोग आते रहते हैं। उस रात भी ठीक 9 बजे 2 बड़े बिजनेसमैन हमारे यहाँ स्टे करने आए थे। वो सिर्फ एक रात के लिए ही रुकना चाहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर्स भी थे। दोनों दोस्त एक ही कमरे में रुके थे, सूरज और ऋषि। ऋषि को जब मैंने देखा तो वो बहुत ही हंसमुख मिजाज का इंसान था। होटल में आते ही वो हमारे स्टाफ मेंबर्स के साथ भी काफी घुल मिल गया था। उनका नेचर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही भले आदमी थे। वहीं दूसरी तरफ उनका दोस्त, या यूं कहे उनका बिजनेस पार्टनर सूरज, काफी गंभीर किस्म का इंसान था। उस रात वो दोनों एक साथ कमरा नंबर 505 में रुके थे। मैं रात की करीबन 11 बजे उनके कमरे के पास से गुजरा तो मैंने सुना कि कमरे से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे 2 लोग आपस में भिड़ गए हो। मैंने कमरे के बाहर दरवाजे से ही अंदर झांकने की कोशिश की तो मैंने देखा कि सूरज ऋषि सर के मुंह पर तकिया रखकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने डर के मारे दरवाजा खटखटाया और चिल्लाने लगा, ऋषि सर। लेकिन तभी सूरज ने दरवाजा खोला। वो हाँफ रहा था और दरवाजा खोलते ही उसने मुझसे कहा, ऋषि सर सो गए हैं।
और इतनी रात को तुम यहाँ हमें डिस्टर्ब करने क्यों आए हो? जाओ जाके अपना काम करो और दोबारा यहाँ आके हमें परेशान मत करना, समझे? चलो निकलो यहाँ से। ये सुनकर मैंने एक बार को झुककर कमरे के अंदर झांकने की भी कोशिश की, पर सूरज ने दरवाजा आधा ही खोला हुआ था और वो दोबारा चिल्लाने लगा। तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने क्या कहा? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मेरा दिमाग मत खराब कर, समझा? चल अब चुपचाप निकल यहाँ से, वरना। ये सुनकर मैं काफी डर गया। मैं ये समझ गया था कि अंदर कमरे से ऋषि सर की आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब हो ना हो, या तो वो बेहोश हो गए हैं या फिर सूरज ने उन्हें मार डाला है। मैं इतना घबरा गया था कि कुछ बोल ही नहीं पाया और डर के मारे वहां से चुपचाप चला आया। कुछ देर बाद मैं दोबारा वहां गया। मैंने देखा कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने दोबारा अंदर झांक कर देखा तो अंदर सूरज ऋषि को पंखे से लटका रहे थे। ऋषि को तो उसने पहले ही मार दिया था, पर अब वो उन्हें फांसी पर लटकाकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने सोचा कि मुझे इन सब के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे पुलिस की गाड़ी की आवाज हमारे होटल के नीचे से सुनाई दी। मैं भागकर नीचे गया तो मैंने देखा पुलिस हमारे होटल पर ही आई हुई थी और नीचे मैनेजर से कमरा नंबर 505 के बारे में ही पूछ रही थी। इससे पहले कि मैं पुलिस को कुछ कहता, पुलिस खुद कमरा नंबर 505 में पहुंच गई। कमरे का दरवाजा खुला था और पंखे पर ऋषि सर की लाश लटक रही थी। होटल के सभी लोगों को 5th फ्लोर पर आने के लिए मना कर दिया गया था, पर उस वक्त मैं वहीं मौजूद था और मैंने सूरज को पुलिस वालों से बात करते हुए सुना। सूरज पुलिस से कह रहा था, कुछ फोटोग्राफ्स ले लो और इसे सुसाइड का केस बना के तुरंत केस बंद कर दो। कैसे क्या करना है वो तुम जानो। तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझे? और हाँ, जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करवा दो। लाश का किसी भी हाल में पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। एक भी सबूत पीछे नहीं रहना चाहिए। आई बात समझ में? मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना काम खत्म करो और काम होते ही मुझे कॉल कर देना। मैं यहाँ से अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ। और इतना कहकर सूरज वहां से चला गया और ऋषि सर का मर्डर एक आत्महत्या करार दे दिया गया और केस भी बंद हो गया। मेरा होटल भी 10-15 दिन बाद ही नॉर्मल हो गया था और सब कुछ पहले जैसा हो गया। मैंने कई बार कोशिश भी की कि मैं सूरज की सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊं, उसे सजा दिलवाऊं। फिर मैं ये सोचकर रुक जाता था कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है और वो अपने पैसे और नाम की ताकत से मेरा ये होटल भी बंद करवा सकता है। और यहाँ तक कि जब वो अपने दोस्त को मार सकता है तो मुझे मारना उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। ये सोचकर मैं इस राज को अपने अंदर दबाए आज तक कुछ नहीं कर पाया। उस सूरज ने पूरा बिजनेस हथियाने के लिए अपने ही दोस्त को मार डाला, वो भी मेरी आंखों के सामने। सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया, ऋषि सर को इंसाफ नहीं दिला पाया। उसके बाद कई दिनों तक कमरा नंबर 505 खाली ही था। उस हादसे के 2 महीने बाद मैंने वो रूम दोबारा रेंट पर देने के बारे में सोचा। उस रात एक लड़की आई जो 3 दिन के लिए हमारे होटल में रुकना चाहती थी। उस वक्त हमारे पास कोई रूम खाली नहीं था सिवाय कमरा नंबर 505 के। मैंने उस लड़की को उस रूम की चाबी दे दी और मैं खुद ही उसके साथ उसे वो रूम दिखाने गया, ये सोचकर कि कमरे की सफाई सही से हुई है या नहीं। जैसे ही मैं उस रूम में गया मुझे ऐसा लगा जैसे उस कमरे में पहले से कोई मौजूद है। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने उस लड़की से कुछ नहीं कहा। उस लड़की को भी कमरा बहुत पसंद आया। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे से कोई झांक कर मुझे देख रहा है। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मैंने ये कमरा दोबारा रेंट पर लगाकर कोई गलती तो नहीं की, पर इसे मैं अपना वहम मानकर वहां से चला आया। अगले दिन दोपहर हो गई, अभी तक उस लड़की ने दरवाजा नहीं खोला था। मुझे लगा शायद वो रेस्ट कर रही होगी, थकी होगी। धीरे धीरे शाम भी हो गई, पर वो लड़की अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने मैनेजर से कहा, तुम जाके दरवाजे पर नॉक करके पूछो जरा, मैम अभी तक जगी नहीं है क्या? कुछ देर बाद मैनेजर वापस आया तो उसने बताया कि वो लड़की तो अंदर से कोई जवाब ही नहीं दे रही। फिर मैं खुद वहां गया। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो हमने दरवाजा तोड़ने के बारे में सोचा और दरवाजा तोड़ते ही हमने उस लड़की की लाश पंखे पर लटकते हुए देखी।
इस हादसे के बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इस लड़की ने सच में आत्महत्या की है या फिर इसकी मौत के पीछे की वजह कुछ और है। इस हादसे के बाद पिछले 7 सालों में उस कमरे में 6 मौतें हुई है। जब जब मैंने वो कमरा किराए पर दिया तब हमें उन लोगों की लाशें पंखे से लटकती हुई मिली। उसके बाद से मैंने वो रूम हमेशा के लिए बंद कर दिया। कभी कभी मुझे उस रूम की खिड़की पर किसी आदमी का साया तक नजर आया है। हो ना हो ये ऋषि सर का ही साया है। ये उन्हीं की आत्मा है जो आज भी अपने इंसाफ के लिए उस कमरे में कैद है और इसीलिए उनकी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हो पाई है। इतना सब कहने के बाद वो होटल का मालिक जोर जोर से रोने लगा। मैनेजर ने कहा, देखिए सर, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या आपको पक्का यकीन है कि उस रूम में आज भी ऋषि की ही आत्मा मौजूद है और वही सबको मार रही है? होटल का मालिक बोला, हाँ, मुझे पूरा यकीन है, ये सब उनकी आत्मा ही कर रही है। एक के बाद एक सारे सुसाइड उसी रूम में होना, और यहाँ तक कि मैंने तो उनका साया भी देखा है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैनेजर ने कहा, सर, मेरा एक दोस्त है जो हमारी इस चीज में मदद कर सकता है। वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, वो यही सारे काम करता है। अगर सच में उस रूम में किसी का साया है तो वो उसे मुक्त करने में हमारी मदद कर सकता है। इससे हमारा होटल भी इस चीज से आजाद हो जाएगा और ये सारी घटनाएं भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैनेजर का दोस्त अभिराज वहाँ आता है। वो उन्हें सारी घटना सुनाते हैं। अभिराज कहता है, अगर वाकई उस रूम में किसी का साया है तो मुझे जाकर एक बार अच्छे से कंफर्म करना होगा। उसके बाद ही हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। होटल का मालिक घबराते हुए पूछता है, लेकिन आप क्या करेंगे? अभिराज ने कहा, मैं आज रात उस कमरे में रुकूंगा। इतना सुनकर होटल का मालिक और मैनेजर दोनों डर जाते हैं। मैनेजर उसे कहता है, अभिराज, इसमें तेरी जान को खतरा हो सकता है। अभिराज ने कहा, ये सब मेरा रोज का काम है, तो चिंता मत कर दोस्त। मैं आज रात उस कमरे में रुकूंगा। मैं दरवाजा खुला रखूंगा और आप दोनों बाजू वाले कमरे में ही रुकना। जैसे ही मुझे कोई खतरा नजर आया मैं आप लोगों को आवाज दे दूंगा। और अगर मान लो कि दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो शक्ति दरवाजा बंद कर दे, तो तुम लोग जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाना। इतना सुनते ही होटल का मालिक और मैनेजर डर गए, पर उन्होंने डरते डरते ही हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो लोग और कर भी क्या सकते थे। होटल का मालिक वैसे तो ऋषि की मदद नहीं कर पाया था, लेकिन इतने सालों बाद अगर उसे ऋषि की आत्मा को मुक्त करवाने का मौका मिला है तो वो पीछे भी नहीं हटना चाहता था, क्योंकि इतने सालों से वो ये ही मानता आया है कि जितना पाप उस सूरज ने किया है उतना ही मैंने भी किया है। सब कुछ जानते हुए भी मैं अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया, और अगर ऋषि की आत्मा को मुक्ति मिलती है तो इसी के साथ उसके पापों का भी प्रायश्चित हो जाएगा। अब रात के करीबन 11 बज चुके थे। अभिराज उसी कमरा नंबर 505 में मौजूद था, पर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे उन्हें ऋषि की आत्मा का वहां मौजूद होने का सुराग मिल सके। होटल का मालिक और वो मैनेजर भी बाजू के कमरे में बैठे अभिराज के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। करीबन रात के 11:30 बज गए, लेकिन अभी तक कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। तभी अचानक एक धड़ाम की आवाज के साथ कमरा नंबर 505 का दरवाजा जोरदार बंद हो गया। यहाँ होटल का मालिक और मैनेजर भी बहुत ज्यादा डर गए। वो भागकर उस कमरे की तरफ गए, पर कमरा बंद हो चुका था। उन्होंने अभिराज को बहुत आवाज दी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। ये देखकर वो दोनों घबरा गए। उन्होंने जल्दी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार दरवाजा टूट ही गया और अपने सामने का दृश्य देखकर वो दोनों दहल उठे। सामने एक भयानक आदमी का साया मौजूद था, जिसे देखते ही होटल के मालिक के मुंह से डरते हुए निकला, ऋषि सर। और अभिराज, जो कि फांसी के फंदे पर चढ़ चुका था, उसके पैरों के नीचे एक स्टूल थी, जिसे वो बस अपने पैरों से नीचे गिराकर लटकने ही वाला था कि तभी उन दोनों ने भागकर अभिराज को पकड़ा, उसे नीचे उतारा। तब तक ही वो साया भी वहां से गायब हो चुका था। वो लोग अभिराज को लेकर दूसरे कमरे में आए। अभिराज, जो कि अब बेहोश हो चुका था, काफी कोशिशों के बाद उसे होश आता है। वो दोनों उससे पूछते हैं, आखिर तुम्हें क्या हो गया था? तुम अपनी जान देने क्यों जा रहे थे? क्या तुमने वहां किसी को देखा? अभिराज ने कहा, सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है।
मैंने पलटकर पीछे देखा तो एक भयानक साया मुझे ही घूर रहा था। उसे देखकर मैं एक बार को काफी डर गया। दरवाजा भी बंद हो चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ पाता, न जाने मुझे क्या हुआ, मेरा सिर बहुत भारी होने लगा और मैं अपने आप ही स्टूल लगा के पंखे पर फंदा लटकाकर अपनी जान लेने की कोशिश करने लगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा था मैं नहीं जानता, पर आपकी बात बिल्कुल सही है। ये ऋषि की ही आत्मा है जो उस कमरे में रुकने वाले हर इंसान को इस कदर मजबूर बना देती है कि वो खुद अपनी जान लेने लगता है। अगर आप लोग सही समय पर नहीं आते तो शायद मैं भी खुद को मार चुका होता। मैनेजर कहता है, तो अब आगे? अब हम क्या कर सकते हैं? इसका कोई उपाय नहीं है क्या, या ये सब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा और ऋषि की आत्मा हमेशा इसी कमरे में कैद होकर रह जाएगी? अभिराज बोला, नहीं, इसका एक उपाय है। ऋषि अपनी मौत का बदला लेना चाहता है और उसे मारने वाला वो सूरज था जिसने उसके साथ धोखा किया है। इसीलिए हमें कैसे भी करके सूरज को यहाँ लाना होगा, क्योंकि जब तक ऋषि सूरज को नहीं मारेगा उसका बदला पूरा नहीं होगा और वो इसी तरह बदले की आग में जलते हुए दूसरे मासूम लोगों की भी जान लेता रहेगा। होटल के मालिक ने कहा, पर हम सूरज को यहाँ लाएंगे कैसे? अभिराज ने कहा, हमें सूरज का नंबर पता करना है। उसे कॉल करके ये विश्वास दिलाना है कि मैं उसके साथ एक बहुत बड़ी डील करना चाहता हूँ और इस डील के सक्सेसफुल होते ही सूरज को करोड़ों का फायदा होगा। इस लालच में वो जरूर यहाँ आएगा और मैं उसे इस होटल में कमरा नंबर 505 में ही मीटिंग करने बुलाऊंगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाता है। रात के करीब 9:30 बजे सूरज उस होटल में पहुंच जाता है, पर सूरज अभिराज से कहता है, जो कि उसकी नजर में एक बिजनेसमैन था, मिस्टर अभिराज, आप इसी होटल में मीटिंग क्यों करना चाहते हैं? हम कहीं और चल सकते हैं ना? तभी अभिराज नाटक करते हुए कहता है, अरे मुझे ये होटल काफी पसंद आया, पिछले 2 दिनों से मैं यहीं रुका हूँ, तो मैंने सोचा मैं डील के बारे में डिस्कस करने आपको यहीं बुला लूं। वैसे आपको कोई परेशानी है क्या इस होटल से? तभी सूरज अपने मन में ही सोचने लगा, वैसे भी उस हादसे को तो 8 साल बीत चुके हैं और मामला तो मैंने तभी रफा दफा कर दिया था, चलो क्या फर्क पड़ता है। और सूरज कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और इतना कहते हुए सूरज और अभिराज दोनों होटल के अंदर जाते हैं। अब अभिराज सूरज को रूम नंबर 505 में ले जाता है। ये देखकर सूरज को काफी अजीब लगता है, पर फिर भी सूरज उस करोड़ों की डील के लालच में उसे इग्नोर करके रूम के अंदर चला जाता है। रूम में पहुंचते ही अभिराज कहता है, आप यहाँ बैठिए, मैं बस 1 मिनट में आया। और इतना कहकर अभिराज कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। सूरज अंदर से चिल्लाने लगता है, ये दरवाजा क्यों बंद किया? वो दरवाजे पर खटखटाने लगता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो ऋषि की आत्मा, जो बदले की आग में जल रही थी, अपने कातिल को अपने सामने देखकर वो और ज्यादा खौफनाक हो जाता है। यहाँ बाहर होटल का मालिक, मैनेजर और अभिराज खड़े थे। कुछ देर तक तो सूरज की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। जब 1-2 घंटे तक भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उन तीनों ने दरवाजा खोलने के बारे में सोचा। दरवाजा खोलकर जब वो लोग अंदर गए तो सूरज पंखे से लटक रहा था और उसकी मौत हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उन्हें ऋषि का साया फिर कभी नजर नहीं आया। होटल भी अब पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। ऋषि का बदला पूरा हो चुका था और उसकी आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। इसीलिए उसकी आत्मा अब उस कमरे से आजाद होकर मुक्त हो चुकी थी। अब कमरा नंबर 505 भी दोबारा किराए पर दिया जाने लगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपनी भी कोई स्टोरीज मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए ऐसी और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।